मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अंशिका। चलिए भाई, क्लास का टाइम हो चुका है, लेकिन आप जानते हैं कि क्लास शुरू हो कभी भी रिवीजन हमेशा सबसे पहले होगा, क्योंकि रिवीजन ही आपको परफेक्ट बनाता है। आप जितना पढ़ ले, अगर आप उसको याद नहीं रख सकते तो सारा बेकार हो जाएगा। याद रखना है तो बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। पिछली 2 क्लास में या 3 क्लास में जो कुछ मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, मैं उस सबका रिवीजन कराने वाला हूं सबसे पहले। चलिए, तो मुझे बताइएगा कि किसी भी इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें, उसको माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कहा जाता है। तो मीडियम जब हम किसी भी सेक्टर को कहते हैं, मीडियम इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर जो होता है उसकी लिमिट क्या होती है? पहला क्वेश्चन है मेरा। दूसरा सवाल है मेरा कि जब कोई कंपनी होती है और वो कंपनी को CSR के तहत अपने प्रॉफिट का 2% देना होता है, सर लाभ का 2% खर्च करना होता है, तो CSR प्रोविजन लागू करने वाला जो भारत देश है वो दुनिया का कौन से नंबर का देश है? तीसरा सवाल आप मुझे बताएंगे यहां पर कि हमने SEZ के बारे में बात की हुई है, सर ऐसे एरियाज जो डिफरेंट होते हैं इकोनॉमिकल लॉज के मामलों में, ऐसे SEZ जो है भारत में, वो सबसे पहला कब और कहां पर बना था? चौथा क्वेश्चन है मेरा कि जब गरीबों को सस्ता अनाज दिया जाता है, गेहूं चावल दिया जाता है सस्ती दर पर, कम कीमत पर, इस प्रणाली को क्या कहते हैं? पांचवा सवाल है मेरा कि जो हमारे देश में महारत्न और नवरत्न कंपनियां हैं, बेसिकली ये जो महारत्न कंपनियां हैं इनमें 13 कंपनियां रिसेंटली हैं, और जो नवरत्न कंपनियां हैं देश में वो 16 कंपनियां हैं। इनको जो ये स्टेटस होता है वो कौन से डिपार्टमेंट और किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? पिछली 2 क्लास का एक लगभग बात हो रही है, सर यहां समझते हैं। देखो, जो मीडियम होता है, सबसे पहला सवाल है मेरा, जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक और टर्नओवर 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक हो, वो मीडियम कहलाता है। जो CSR का प्रोविजन है उसको लागू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना था। जो पहला SEZ है 1965 में गुजरात में कांडला में बना था। चौथा सवाल है मेरा कि यहां पर जो हमने महारत्न और नवरत्न कंपनियों के स्टेटस की बात की है, सर ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, जो वित्त मंत्रालय में आता है, सर उसके लिए द्वारा दिया जाता है। और जो मेरा पांचवा सवाल था, आखिरी सवाल था, वो था किस बात को लेकर कि देश में जो गरीबों को सब्सिडी रेट पर कम कीमत पर अनाज दिया जाता है उसको PDS कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। बिल्कुल मनीष, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, और ये बिल्कुल आसानी से आप टारगेट अचीव कर लोगे, आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज की क्लास में एक बार सभी लोग कमेंट कर दें जल्दी से। लेकिन आज के लेक्चर में मैं जो शुरुआत करने वाला हूं वो किस चीज की होगी? देखो ध्यान से, आज हम बात करेंगे टैक्सेशन लॉज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में, यानी कि जो हमारे देश में कर लगाया जाता है। अब आप जानते हैं सर, टैक्सेशन यानी कि जो कर प्रणाली है, टैक्सेशन है हमारा, टैक्स प्रणाली है, उसके बारे में बात करूंगा आज मैं। ठीक है ना भाई? टैक्स के बारे में देखो, पहले पूरी बात को समझिएगा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और जब मैं लिखने को कहूंगा तब हम बात करेंगे उसके बारे में। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को चलाना हो, मैंने आपको सबसे पहली क्लास में क्या बताया था? सर इकोनॉमी एक शहर की भी होती है, इकोनॉमी एक राज्य की भी होती है, और इकोनॉमी एक देश की भी होती है। मैंने कहा था ना, ये सारी इकोनॉमी है। जैसे अभी हम देखो, हम लोगों ने करंट अफेयर जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया है। करंट अफेयर की क्लासेस आज से दोबारा से आ चुकी हैं, और आज मैंने एक करंट अफेयर पढ़ाई है, मैं जरा उसका जिक्र कर दूं आपसे कि सर भारत के राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा जो आय है, सबसे ज्यादा जो कारोबार है, वो किसका होगा? तो वो महाराष्ट्र का होगा। परवीन वेट कर लो, उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी चीज ये है सर यहां पर कि दूसरे नंबर पर जो है वो यूपी आ चुका है, नंबर 2 यूपी आ चुका है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की भी इकोनॉमी होती है,
तभी वो महाराष्ट्र नंबर 1 है और यूपी नंबर 2 है। जब हम देश की बात करते हैं सर, देश में अमेरिका जो है वो नंबर 1 है और चाइना जो है वो नंबर 2 है। इसी प्रकार किसी शहर की भी अर्थव्यवस्था की बात की जा सकती है। सवाल यह है इंपॉर्टेंट कि जो अर्थव्यवस्थाएं हमारे पास होंगी, इस अर्थव्यवस्था को चलाने वाली जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है वो कौन होगी? वो गवर्नमेंट होगी। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट होती है इन संसाधनों को करने वाली। अभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल आज से रीलॉन्च किया, दोबारा से शुरू करा है, मैं बताऊंगा उस बारे में। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, ये कहां से अपने एक्सपेंसेस करती है? तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स प्राप्त करती है, टैक्स लेती है और इस टैक्स के पैसे को हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंस करती है। पहली बात समझना। तो अब सवाल यह है कि हमारे देश में कौन कौन सी सरकार है जो टैक्स ले सकती है। देखो ध्यान से समझो। तो आपने कहा सर एक केंद्र की सरकार है, जो भारत सरकार है, मोदी सरकार है वर्तमान में। एक हमारी राज्य की सरकार हो सकती है, जो एक अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं उनकी हो सकती है, या फिर आपसे मैं कहूं यहां पर एक हमारी लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार हो सकती है। जो एक शहर में पंचायत होती है, जो एक शहर में नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है ना, ग्राम पंचायत होती है सर, उसको बोलते हैं स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो तीनों सरकारें जो है वो टैक्स लेती है। लेकिन एक बात ध्यान से समझना, जो मैं आपको पढ़ाता हूं, पढ़ा चुका भी हूं शायद। देखो इसमें यह होता है, जब केंद्र सरकार पैसा लेती है तो कुछ पैसा केंद्र अपने पास रखती है और कुछ पैसे को बांटती है राज्यों के साथ। ध्यान समझ रहे बात को भाई, क्योंकि राज्य उसके अंदर आता है तो कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ राज्यों को बांट देते हैं। जो राज्य सरकार लेती है उसमें कुछ अपने पास रखती है और कुछ स्थानीय सरकार के साथ बांट लेती है। लेकिन यह तो हो सकता है केंद्र राज्य को दे या राज्य स्थानीय सरकार को दे। क्या सर यह हो सकता है कि राज्य वाले जो है वो केंद्र को दे? तो यह कभी नहीं हो सकता। या स्थानीय वाले राज्य को दे तो यह भी कभी नहीं हो सकता। तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है भाई, टैक्सेशन है उसका नाम। देखो यहां पर लिखा हमने, कर प्रणाली है सर, उसका नाम टैक्सेशन है। तो यहां हमने सीखा ये टैक्स के बारे में। अच्छा, अब दूसरी बात यह हुई कि जितने टैक्स लगाए जाते हैं हमारे भारत में, ध्यान से समझना, उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं सर। हमसे ये पूछा जाता है कि कुछ टैक्स डायरेक्ट होते हैं और कुछ टैक्स हमारे जो है वो इनडायरेक्ट होते हैं। अब इस बात को पहले समझिएगा ध्यान से, डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। देखो, जो टैक्स लगाया जा रहा है जिस व्यक्ति पर, क्योंकि हमें 4 टैक्स के नाम देगा और उसमें हमसे पूछेगा क्लासिफाई करिए, बताइए कौन से क्या होंगे। तो अब जो टैक्स लगाए जा रहे, जैसे कि मान लीजिए मैं इनकम कमाता हूं, अगर कोई इंसान इनकम कमाएगा तो उसको अपनी इनकम पे क्या करना होगा सर? इनकम का टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स देना होगा। जो कंपनी अपने लाभ को कमाएगी उस कंपनी को क्या देना होगा? आप कहोगे सर कंपनी को भी टैक्स देना होगा। सर हम अपनी इनकम पे भी टैक्स देते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट पे टैक्स देती है। लेकिन जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी देते हैं, कोई भी सामान लेते हैं तो उस पर जीएसटी देते हैं, या कोई सामान दूसरे देश से मंगाते हैं तो उस पर हम कस्टम ड्यूटी नाम का भी एक टैक्स देते हैं। मतलब कहने का यह है कि सर हमारे पास जो टैक्स होते हैं ये अलग अलग से होते हैं। देखो अब फर्क यह है, जब कोई टैक्स लगाया जाए और जिस पर लगाया जाए उसको ही देना हो, जो टैक्स हमारा ऐसा है जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो टैक्स ऐसा है जो ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं डायरेक्ट। जैसे मेरी इनकम है तो इसका टैक्स मुझे ही देना है, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरी मां, कोई मेरा टैक्स नहीं दे सकता। मेरी इनकम का टैक्स अलग होगा, मेरे भाई की इनकम का टैक्स अलग होगा। सबको अपनी अपनी इनकम का टैक्स देना होगा, अलग अलग कैलकुलेशन होगी। जो ट्रांसफर नहीं हो सकते वो डायरेक्ट है, जो जिस कंपनी का है उसी कंपनी को देना होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। जो ट्रांसफर हो सकता है, जो ट्रांसफर हो सकता है, मान लीजिए कि कोई दुकानदार है, सरकार ने दुकानदार पर जीएसटी लगाया, वैट भी था पहले, अब नहीं है वैट, अब जीएसटी हो गया सर। तो जीएसटी लगाया सरकार ने दुकानदार पर। दुकानदार ने क्या करा, जब बिल बनाया प्लस कर दिया जीएसटी। 1000 रुपए का बिल बना, 18% जीएसटी है, तो 1000 प्लस 180 रुपए जोड़कर 1180 लिए मुझसे। टैक्स लगा किस पे? दुकानदार पर। दुकानदार ने वो 180 का टैक्स लिया किससे? ग्राहक से, और ग्राहक ने वो टैक्स दिया उसको, और उसने वो टैक्स दिया सरकार को। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुकानदार ने अपना टैक्स का बर्डन डाल दिया ग्राहक पर। तो
तो जो ट्रांसफर होगा ग्राहक पर, जो ग्राहक पर ट्रांसफर होगा उपभोक्ता पर कोई वस्तु खरीदते समय, उसको इनडायरेक्ट कहा जाएगा। तो ये बात पहले मुझे बताइए। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं कराना है आपको, सिलेबस की पूरा कराने के साथ आपको थोड़ी समझ को बेहतर करना है, क्योंकि हर चीज किताबों से पूरी नहीं होती है। आपकी खुद की नॉलेज भी एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए जरूरी है। वो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ वो कर पाओगे जो एग्जाम है, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? तो इसीलिए यह बेहद जरूरी है आप बताएं मुझे कि कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम देखेंगे कि जब कोई भी प्रोडक्ट लेंगे उसके अंदर या तो ऑलरेडी जुड़ा होगा या बाद में जोड़ा जाए, लेकिन सामान में होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई 10 रुपए का पैकेट लिया, लेज का पैकेट, उसमें लिखा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब पहले से जुड़ा हुआ है, तो ग्राहक को देना पड़ रहा है ना, इसका मतलब टैक्स जुड़ा हुआ है। तो भाई अभी कोई ऐसा ग्रुप नहीं है भाई साहिल। चलिए भाई, तो यहां पर आपको क्या क्या याद करना है कि कौन टैक्स लगाएगा और किस पर लगेगा। मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं, दोबारा से सुन लो शिवम भाई मेरे, देखो ध्यान से। मैंने कहा जिसकी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, जिसकी इनकम है उस पर, वो अपना किसी और से नहीं ले सकता। जो जिसका है वो खुद देगा, वो हुआ डायरेक्ट। जो हम किसी सामान में जोड़ेंगे और ग्राहक से लेंगे, भाई आपसे भी तो हमने लिया है ना। मान लीजिए आपने यहां पर एडमिशन लिया, जो सर एडमिशन जो लिया है आपने, उस एडमिशन के अंदर याद रखो जीएसटी का पैसा भी जुड़ा हुआ है, वो अलग बात है। और जो हमारी इनकम बनेगी उसको हम अलग से देंगे, वो अलग चीज है बिल्कुल। दोनों टैक्स लग रहे हैं इसका मतलब, तो उसको इनडायरेक्ट। अब देखो, अब कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं, जैसे कि अब आप कहो कि इनकम टैक्स होता है। सर एक बात और सुन लो, फिर लिखवाता हूं मैं। इनकम टैक्स होता है। अब जो इनकम टैक्स है दुनिया के देशों में देखो अलग अलग है। एक देश ऐसे हैं, बहुत सारे देश दुनिया में, जिनको यह लगता है कि जब कोई इंसान ज्यादा कमाता है तो उस पर ज्यादा टैक्स रेट लगाना चाहिए। पूरी बात सुनना, जब कोई इंसान ज्यादा कमाता है तो उसकी इनकम पर ज्यादा टैक्स रेट होना चाहिए। अच्छा, कुछ देश कहते हैं नहीं, जब किसी की इनकम ज्यादा हो तो उसकी इनकम पर कम टैक्स रेट होना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि नहीं, सब पर एक जितना टैक्स रेट होना चाहिए, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, एक बात सबसे पहले अपनी लाइफ में याद रखना कि सर दुनिया में कोई नियम ऐसा नहीं है जो सबके लिए होगा। दुनिया में एक सीधा नियम ऐसा कोई नहीं है जो दुनिया में सबके लिए बराबर होगा। हर नियम दुनिया में दूसरों के लिए अलग हो जाता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में 3 है। जैसे एग्जांपल समझो कि 1 लाख रुपए कमाने वाला 10% देगा, तो 2 लाख कमाने वाला कितना देगा? अगर वो 10% दे रहा है, 2 लाख वाला भी 10%, तो इसका मतलब वो तो सीधा सीधा कांस्टेंट हुआ। मैं कह रहा हूं 1 लाख कमाने वाला 10% देगा, 2 लाख कमाने वाला 12% देगा, 2 लाख कमाने वाला 12% देगा। मैं कह रहा हूं नहीं, 1 लाख कमाने वाला 10 देगा और 2 लाख कमाने वाला 8% देगा। अब ये 3 नियम है दुनिया के अंदर, तीनों अलग अलग नियम है। दुनिया के हर देश में ये नियम चलते हैं, कहीं पर कोई सा चलता है, कहीं पर कोई सा होगा, लेकिन इसके पीछे कोई वजह तो होगी। देखो, ये बात ध्यान से समझो, जब कोई इंसान ज्यादा इनकम कमाएगा और उस इंसान की ज्यादा कमाई होने पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा, इसका मतलब जो अमीर होगा, बात समझना, इसका मतलब जो अमीर होगा, अमीर पर ज्यादा टैक्स होगा, अमीर पर अधिक टैक्स होगा, और गरीब पर कम लग रहा है। इसका मतलब जो गरीब है उसके टैक्स कम बर्डन है। जैसे जैसे अमीर होगा, ज्यादा कमाएगा, ज्यादा टैक्स बर्डन बनेगा। अच्छा, दूसरे वाले में क्या है कि जो गरीब है उस पर ज्यादा टैक्स का बर्डन है। भाई जैसे जैसे अमीर होगा बर्डन घटता चला जाएगा, इसमें गरीब पर ज्यादा है। और जो तीसरा वाला है, इसमें अमीर हो या गरीब, सभी पर समान बर्डन है। ये बात समझ पाए पहले मेरी? सर एक ऐसा है जिसमें अमीरों पर ज्यादा होता जाएगा, एक वो है जिसमें अमीरों पर कम, मतलब गरीबों पर ज्यादा होता जाएगा, एक ऐसा है जिसमें सब पर बराबर होगा। हर किसी की अपनी अपनी अच्छाइयां होती हैं, लेकिन हमारे भारत में कौन सा है सर? हमारे भारत में ये वाला लगाया जाता है कि जो जितना अमीर होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा टैक्स बर्डन बनेगा। हमारे भारत में ये चलता है। जैसे कोई इंसान 5 लाख कमाए तो उसका कोई टैक्स नहीं है, कोई इंसान 6 लाख कमाए, कोई 10 कमाए, कोई 50 कमाए, तो उसकी परसेंटेज अलग अलग हो जाती है। देखो इसके पीछे क्या वजह बताई भारत में।
अगर हम अमीर से ज्यादा टैक्स लेंगे और गरीब से कम टैक्स लेंगे, मान लो इतना टैक्स में गया, इसका इतना टैक्स में गया, अगर हम अमीर से ज्यादा टैक्स लेंगे और जो गरीब है उससे कम टैक्स लेंगे, बात समझ लो पहले। तो जब अमीर से ज्यादा लेंगे और गरीब से कम लेंगे तो उनके बीच जो गैप है सर हमारा वो कम हो जाएगा। भाई कुलदीप बता दूंगा, दोबारा से बता दूंगा, कोई बात नहीं है भाई, बिल्कुल मैं बता दूंगा। तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर अमीर पर ज्यादा गरीब पर कम होगा तो बीच में जो गैप है, जो असमानता है इनके बीच में, वो कम हो जाएगी। और हम जानते हैं ना भाई, हमारे भारत में अमीर और गरीब के बीच में असमानता बहुत ज्यादा है। अगर हमें इसे कम करना है, अगर हमें इसे कम करना है तो ऐसा प्रणाली लानी पड़ेगी ना जिससे अमीर पे ज्यादा लगे। इसलिए सवाल पूछेगा आपसे कि भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। मैं तीनों के बारे में एक एक करके बताऊंगा आपको, तीनों सिस्टम कवर करेंगे भाई। अब मुझे बताइए कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? अब लिखना शुरू करिए मेरे साथ, अब लिखना शुरू करिए भाई। चलिए पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, टैक्स कैन चार्ज्ड बाई, टैक्स लगाया जा सकता है किस किस के द्वारा? पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लगाया जा सकता है या लगाया जाता है? तो पहला है कि किसके द्वारा लगाया जाता है, इम्पोज्ड बाई। तो पहला पॉइंट याद रखना, अभी मैं आपको कोई प्रोडक्ट फॉरेन से इंपोर्ट करेंगे तो कस्टमर तक पहुंचता है तब कितने टाइम जीएसटी, अभी बताऊंगा उसके बारे में कैसे जीएसटी वगैरह का कॉन्सेप्ट है। 2 क्लास लगेंगी भाई गुंजन, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आपने कहा सर एक हो गया केंद्र सरकार, एक हो गया राज्य सरकार और एक हो गया स्थानीय सरकार। नोट कर लीजिएगा, तीनों सरकारें टैक्स लगाती है। अच्छा, फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम जो है उसके प्रकार क्या है? कर प्रणाली के प्रकार। देखो इसमें क्या याद कर, पहला प्रकार है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील। तो प्रगतिशील क्या होगा उसको नोट, देखो जो मुझे पढ़ाना है वेट कर लो। देखो आप जो अपने मन में डाउट लेकर आ रहे हो, सर ये वाले क्वेश्चन पे क्या होगा, उस क्वेश्चन पे क्या होगा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं यहां पर, इतने टाइम से आप मेरे साथ अभी जुड़े हो कि अभी आपको याद रखना है कि जितने माइंड में आपकी बातें आ रही है ना, 90% से ज्यादा मैं कह रहा हूं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी जब तक ये सिलेबस चैप्टर पूरा होगा। अब कुछ मत पूछिए, जो मैंने बताया वो सुन लिया, जो मैंने कहा उसे अब लिख लीजिए, बस आपके डाउट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। अगर नहीं होते फिर मुझसे पूछिएगा, जैसे कुलदीप ने पूछा मैं उसे बताऊंगा अभी। तो प्रगतिशील क्या है ये प्रगतिशील? देखो मैंने कहा इसके अंदर क्या होगा, जब किसी इंसान की इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तो उसके ऊपर जो टैक्स का रेट लग रहा है, जो टैक्स का रेट होगा वो भी बढ़ेगा। यही बताया ना मैंने, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका, जो शहर में होता है ना, एमसीडी जो होते हैं, इस प्रकार से। अब देखो ध्यान से सुनना, सर इसमें ये होगा, इसका मतलब ये हो गया, इसमें अमीर वर्ग पर अधिक कर भार होगा, यानी इस वाली प्रणाली में अमीर पर ज्यादा होगा। हाई टैक्स बर्डन ऑन रिच, हाई टैक्स बर्डन
ऑन रिच, अमीर पर ज्यादा होगा। अच्छा, तो अच्छा इसके बाद समझिएगा, दोनों सरकारें लेती हैं अलग अलग, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आता, वो अलग से लेती हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे, अभी वेट करो। अच्छा, दूसरी बात यह है, ये आय की असमानता, मैंने क्या बताया था आपको, यह आय की असमानता कम करने में सहायक है, आय की असमानता को कम करने में सहायक है। इट रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, अगर पूछे कि वो कौन सी है जिससे आय की असमानता कम होती है, और इसी वजह से भारत ने इसको फॉलो किया हुआ है, इसमें अमीर पर ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा मैंने बताया सर, एक होता है उसे कहते हैं रिग्रेसिव, रिग्रेसिव यानी हिंदी में कहते हैं प्रतिगामी। अब ये प्रतिगामी क्या होता है, देखो, प्रतिगामी का मतलब यह है कि जब किसी इंसान की इनकम ज्यादा होगी और उसकी इनकम पर जो टैक्स का रेट लगाया जाएगा वो कम होगा, जो प्रतिशत होगी वो कम लगाई जाएगी। इसका मतलब यह हुआ सर, इसके अंतर्गत इसमें गरीब वर्ग पर, गरीब वर्ग जो है, कम आय वाला वर्ग, गरीब वर्ग पर अधिक कर भार होगा, कर भार होगा। हाई टैक्स बर्डन ऑन पुअर्स होगा, हाई टैक्स बर्डन ऑन पुअर्स। अच्छा, दूसरी बात देखो, जब कोई इंसान कमाएगा उस पर कम टैक्स लगेगा, ये ब्लैक मनी यानी काला धन कहते हैं उसे, ये काला धन रोकने में सहायक है। यानी अगर ये पूछे ये क्यों अपनाता है कोई देश, अमेरिका में यही चलता है भाई, तो याद रखना, इट रिड्यूस ब्लैक मनी इन इकोनॉमी। इससे क्या होता है, देखो बात समझो, ब्लैक मनी होती क्या है, पहले ध्यान से सुनो। जब कोई इंसान इनकम को अर्न करता है, किसी भी प्रकार की इनकम कमाता है, और उस इनकम पे वो टैक्स नहीं देना चाहता, भाई ऐसा क्यों होता है, कोई इंसान टैक्स क्यों नहीं देता बताओ, जब आपको सर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा तो उसको क्यों देगा, तो इंसान गलत तरीके से टैक्स बचा लेता है, छुपा लेता है, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। अब जिस इंसान को यह पता हो कि मैं जब ज्यादा कमाऊंगा तो मेरा कम टैक्स लगेगा, तो क्या वो ब्लैक मनी करेगा? अब खुद सोचिए इस बात को लॉजिकली, कि सर ज्यादा कमाने वाले को अगर कम टैक्स लगेगा तो वो चोरी क्यों करेगा टैक्स की, और जब टैक्स चोरी नहीं करेगा तो ब्लैक मनी क्यों होगी देश में। इंडिया में ब्लैक मनी होती है क्यों? क्योंकि इंडिया में जो अमीर है उस पर बहुत टैक्स लगता है, अब वो उससे बचने की कोशिश करता है। तो हमारी इकोनॉमी के, हमारी जो सिस्टम है टैक्स का, उसमें एक अच्छाई है, उससे इनकम का गैप कम होता है, लेकिन एक बुराई है, इससे ब्लैक मनी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग इससे ब्लैक की तरफ चले जाते हैं। जो अमेरिका वाली है उसमें असमानता नहीं बढ़ जाती उसकी वजह से, लेकिन वो ब्लैक मनी को रोकते हैं क्योंकि ज्यादा इनकम वालों पे कम टैक्स लगता है। बात समझ पा रहे हो मेरी? अभी मैं बाकी छोड़िए भाई, अन्वेष पहले यहां पर आ जाइए। यानी ये ब्लैक मनी को रोकने में सहायक है सर, इसे रिग्रेसिव कहते हैं। और मैंने कहा तीसरा क्या होता है भाई, तीसरा होता है प्रोपोर्शनल, तीसरा होता है प्रोपोर्शनल, जिसे हम कहते हैं आनुपातिक, आनुपातिक, आनुपातिक है जो, और आनुपातिक में मैंने कहा कांस्टेंट टैक्स रेट ऑन ऑल, सभी पर, सभी वर्गों पर समान कर की दर, जो टैक्स का रेट है सब पर बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सर अमीर हो या गरीब हो, सब पर जो टैक्स का बर्डन होगा वो भी समान होगा। इसमें सभी वर्गों पर, सभी वर्गों पर समान कर भार होगा, सेम या इक्वल टैक्स बर्डन
ऑन ऑल। तो ऐसी इकोनॉमी भी चलती है दुनिया में। तो दो बातें बहुत अच्छे से, और इस पर सवाल हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, उसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए एक बार, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए भाई, नोटेड है हिमांशु भाई। डार्क ही है, बिल्कुल समझ पा रहे हो, मैं बोल रहा हूं साथ में, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी, इजीली कवर अप हो जाएगा। चले भाई आगे बढ़ते हैं सर, और पॉइंट पर बात करते हैं। देखो भाई, अब देखो यहां पर एक और पॉइंट समझना, मैंने कहा टैक्स के दो पार्ट होते हैं सर। अभी बात याद रखना, सौरभ वो वाली बात करेंगे। देखो भाई, क्लियर नहीं भाई सौरभ, ऐसा क्या होगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, पता नहीं भाई। में सब रिच पर्सन होते हैं ज्यादातर ऐसे देशों में, मोस्टली जहां रिच पर्सन होंगे भाई, उन्हीं की बात की जाएगी। जस्ट अ मिनट। देखो टाइप ऑफ टैक्स के बारे में बात करें, देखो मैंने आपको बताया कि पहली कैटेगरी होती है सर जिसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब देखो ध्यान से समझिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कर। क्या बताया भाई मैंने आप लोगों को, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। देखो प्रत्यक्ष कर कहा जाता है जब हम कोई भी टैक्स लगाते हैं प्रोपोर्शनल, जैसे कि नॉर्वे देश में होता है। नॉर्वे के अंदर प्रोपोर्शनल है भाई, समझो। मैंने आपको पहली बात ये बताई, वह टैक्स जो किसी पर ट्रांसफर नहीं होते, किसी अन्य पर ट्रांसफर नहीं होते, यानी जिस पर लगे उसको ही देने होते हैं, किसी अन्य पर ट्रांसफर नहीं होते। ध्यान रखो भाई, इट कैन नॉट ट्रांसफर ऑन अदर्स। पहली बात क्लियर है भाई, ये किसी और पर ट्रांसफर नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखो जो हमेशा डायरेक्ट टैक्स होगा वो या तो मैंने कहा व्यक्ति की इनकम पर लगेगा या कंपनी के प्रॉफिट पर लगेगा। व्यक्ति की इनकम या कंपनी या प्रॉफिट पर लगेगा। यह आय या लाभ पर लगाए जाते हैं, या तो किसी व्यक्ति की आय हो या लाभ हो, लाभ पर लगाए जाते हैं। इट imposed ऑन इनकम और प्रॉफिट, या तो इनकम पर या प्रॉफिट पर, इनकम या प्रॉफिट पर होंगे। अच्छा, तीसरी बात देखो यह है कि जब कोई डायरेक्ट टैक्स होगा तो डायरेक्ट टैक्स की वजह से जो हमारी कीमत है, वस्तु की कीमत है सर, उससे कोई लेना देना नहीं है भाई। मान लो मैं इनकम टैक्स देता हूं और आप नहीं देते, हम दोनों जाए किसी सामान को खरीदने दुकान पर, सर दुकानदार दोनों को सेम रेट बताएगा, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ता है कोई इनकम टैक्स दे या ना दे। तो जो भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका कीमत से कोई लेना देना नहीं होता। इट नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, इसकी वजह से वस्तु की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करते।
वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं करते, परिवर्तित नहीं करते, चेंज नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते। अच्छा, जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं देश में, हमारे देश में एक बोर्ड बनाया गया है, इट कलेक्ट बाई सीबीडीटी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगर आपसे पूछे कि ये जो टैक्स है हमारे, ये कौन सी सरकार लेती है, तो हमें याद रखना है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है जो, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसने क्या करा है, देखो दो बोर्ड बनाए हुए हैं। एक बोर्ड का काम है इनडायरेक्ट टैक्स लेना और एक का काम है डायरेक्ट टैक्स लेना। तो याद रखो, इसका संग्रह, इन टैक्सेस का संग्रह, इसका संग्रह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, राजस्व विभाग के सीबीडीटी द्वारा किया जाता है। तो ये टैक्स कौन लेता है हमसे, आप कहोगे सर सीबीडीटी लेता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। दिमाग में सवाल आएगा जरूर कि सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है, बता रहा हूं आपको मैं। लेकिन अब मेरी बात समझना यहां पर ध्यान से कि सर कौन कौन से टैक्स होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा इनकम टैक्स। अगर पूछ ले कि आयकर कैसा है, आप क्या कहोगे, आयकर जो होगा ये डायरेक्ट होता है सर। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, याद रखना डायरेक्ट होंगे सर। डायरेक्ट थिंग्स पर कैसे अप्लाई होगा, ये थिंग्स पर नहीं होता, वस्तु पर नहीं होता, ये या तो आय पर होता है या प्रॉफिट पर होता है, वस्तु या कोई सेवा लेने पर नहीं होता ये। अच्छा, एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, जो मैंने बताया कंपनी पर लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स जिसे निगम कर कहते हैं सर, ये किसी कंपनी पर लगता है, निगम कर कहते हैं। या जैसे एक होता है गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स होता है जिसे हम उपहार कर कहते हैं, हम कल बात करेंगे इसके बारे में। उपहार कर होता है सर। या इसके बाद एक होता है वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स कहते हैं जिसे संपत्ति कर कहते हैं, संपत्ति कर ये होता है। या जैसे एक होता है हाउस टैक्स, जिसे हिंदी और इंग्लिश में जनरली तौर पर हम हाउस टैक्स ही कहते हैं। तो एक हमारा हाउस टैक्स होता है, ये भी डायरेक्ट में होता है। और एक होता है हमारा कैपिटल गेन टैक्स, पूंजीगत लाभ कर। ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन, अभी वेट करिएगा ध्यान से। लेकिन इन सब को हम क्या कहेंगे, ये सारे किस कैटेगरी का पार्ट होंगे, पूंजीगत लाभ कर। तो ये सब डायरेक्ट कैटेगरी में, और इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, बाकी भी होंगे। लेकिन ये सीबीडीटी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो सब इसके द्वारा लिए जाते हैं। प्रॉपर्टी पर जो लगने वाला टैक्स है ना, आप पढ़ाओगे ना ये सारे टैक्स, सर बिल्कुल अगले लेक्चर में ही कराऊंगा भाई। ये चैप्टर ही तब पूरा होगा जब मैं सारे टैक्स पढ़ा दूंगा। अभी मैं भी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये डायरेक्ट कैटेगरी में होते हैं। फिर वन बाय वन, और क्योंकि आपके एग्जाम में तो जीएसटी पर सवाल बनता ही बनता है लगभग, क्योंकि इस समय जीएसटी सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। लेकिन पहले इसको नोट कर लीजिए, डन का कमेंट कर दीजिए जल्दी से। चलिए भाई, सारे टैक्सेस पढ़ेंगे, यहां तक क्लियर हो। अच्छा, अब हम देखते हैं सर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, उसको ध्यान देते हैं भाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिनको हम अप्रत्यक्ष कर या प्रोक्ष कर कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष या प्रोक्ष कर, या प्रोक्ष कर।
देखो, बेसिक तौर पर आपने कहा जो टैक्स हम किसी और पर लगा दें, यानी किसी और टैक्स को दे दें हम व्यक्ति को, याद रखना थिंग्स की प्राइस कैसे इफेक्ट नहीं होगी। सर डायरेक्ट टैक्स थिंग्स पर नहीं लगता तो भाई कैसे इफेक्ट नहीं होगी? भाई सीधी बात मुझे ये बताओ अभिजीत, अगर नहीं लगता तो इफेक्ट क्यों होगी? भाई सीधी सी बात मुझे बताओ, अगर मैं ये कहता हूं आपसे इनडायरेक्ट टैक्स जो होगी, इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा सर, यह टैक्स यह ग्राहक या उपभोक्ता पर, ग्राहक या उपभोक्ता पर ट्रांसफर किया जाता है। इसको किस पर लगाया जाता है? किसी ग्राहक पर, किसी उपभोक्ता पर ट्रांसफर किया जाता है। इट ट्रांसफर ऑन कंज्यूमर या कस्टमर, इट ट्रांसफर ऑन कंज्यूमर, ग्राहक पर। अच्छा ये लगता किस चीज पर? याद रखना ये है वस्तु या सेवा पर। जब हम कोई भी सामान खरीदेंगे, कोई वस्तु लेंगे या कोई सेवा लेंगे, वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है। इसे किस पर लगाया जाएगा? किसी गुड्स या किसी सर्विस पर। तो आप कहोगे इट इम्पोज्ड ऑन गुड्स और सर्विस। जब हम कोई भी सामान खरीदे, गुड्स या सर्विस उस पर लगेगा। अब मुझे बताओ, जब हम कोई गुड्स या सर्विस पर टैक्स लगाएंगे तो ऑब्वियस है अगर उस पर रेट बढ़ेगा तो कीमत बढ़ेगी। अब प्रोडक्ट पर इनकम टैक्स लिखकर थोड़ी लेंगे भाई। भाई सीधी सी बात है ना भाई अंश, तो बिल्कुल सही आपकी बात। जब तुम कोई सामान लेंगे तो इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाने या ना बढ़ने से उस सामान के रेट पे कोई लेना देना नहीं है। सामान के रेट कब बढ़ेंगे? जब जीएसटी बढ़ेगा। याद रखना जब जीएसटी बढ़ेगा तो ये वाले जो टैक्स होंगे इस कैटेगरी में आने वाले, ये वस्तु मतलब वस्तु और सेवा की कीमत को प्रभावित करेंगे। अगर जीएसटी बढ़ गया तो कीमत बढ़ेगी और घट गया तो कीमत घटेगी, को प्रभावित करते हैं। तो ये टैक्सेस को प्रभावित करते हैं, याद रखना। इट अफेक्ट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो प्राइस है प्रोडक्ट का उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। याद रखना, इसे घटाते और बढ़ाते हैं। भाई कंज्यूमर और कस्टमर का डिफरेंस अभी बाद में बात कर लेंगे। वैसे मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा डिफरेंस है। नॉर्मली ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं बट टेक्निकली डिफरेंस बाद में देखते हैं उसके। अब देखो, अब ये वाले टैक्स कौन लेता है? याद रखना ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंग्लिश में कहते हैं, राजस्व विभाग के सीबीआईसी द्वारा संग्रह होगा। इसको कौन लेगा भाई? इसको लेगा सीबीआईसी। इसका संग्रह कौन करेगा? सीबीआईसी करेगा। इट कलेक्ट बाई सीबीआईसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो किसमें आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। तो ये बात सीधी सी हो गई सर। एक होता है सीबीडीटी जो डायरेक्ट लेता है और एक होता है सीबीआईसी जो इनडायरेक्ट लेता है। बस दो फर्क है, समझ लो। अब सवाल यही है ना मन में कि सीबीआईसी क्या होगा, इसका पूरी फुल फॉर्म क्या है बताता हूं मैं आपको। लेकिन उससे पहले आप ये देखो कि सर इसमें कौन कौन से आते हैं। एग्जांपल देखो, जैसे अब जीएसटी किसी सामान पर लगता है, हिंदी और इंग्लिश में जीएसटी कहते हैं। जब हम दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसे सीमा शुल्क कहते हैं। अभी आगे बताऊंगा जब लिखवाऊंगा इसको कल, सीमा शुल्क क्या है। उसके बाद एक होता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक उत्पाद शुल्क लगता है जिसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, उत्पाद शुल्क लगता है एक, ये भी उत्पाद पर होगा। या एक लगता था सेल्स टैक्स, पहले लगता था सेल्स टैक्स, या एक लगता था सर्विस टैक्स। देखो जीएसटी आने के बाद मोस्टली खत्म हो गया सर्विस टैक्स। या एक लगता था वेट के नाम से, आगे बताऊंगा वेट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। एक लगता था एंटरटेनमेंट करने का अलग से, एंटरटेनमेंट टैक्स।
और एक लगता था ऑक्ट्रोई, और इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स जिसको हिंदी में चुंगी कहते हैं, सब बताऊंगा मैं आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे, ये कुछ मुख्य टैक्स मैंने आपको बता दी। ये सारे के सारे टैक्स जो होंगे इसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इस नाम से जानते हैं। टोल टैक्स वगैरह अलग चीज होती है। हाँ, टोल टैक्स वगैरह भी इनडायरेक्ट में आता है। टोल टैक्स भी आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे ऑक्ट्रोई लिख दिया मैंने, वो आगे अपने आप कंप्लीट होगा। तो पहले आपने 3 स्लाइड अच्छे से नोट कर ली आज के लिए। अब मैं आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दूंगा, उन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को सुनिएगा मेरे साथ, फिर अगले लेक्चर में बाकी बात करेंगे। पहले समझिएगा ध्यान से, सारे टैक्सेस एक्सप्लेन करूंगा, ये बात ध्यान में रखना। टोल टैक्स इनडायरेक्ट में होगा, क्योंकि जो गाड़ी जाएगी, आप एक सर्विस ले रहे हो भाई। देखो, आप गांव के रोड से चले जाओ तो नहीं देना, अगर आप किसी हाईवे का इस्तेमाल करोगे मतलब एक सर्विस ले रहे हो, उस सर्विस के आपको पैसे देने पड़ेंगे भाई। सीधी सी बात है, आप एक सर्विस लोगे तो उस सर्विस के बदले टैक्स देना पड़ेगा, और ये हमेशा इनडायरेक्ट में होता है, सर्विस पर लगा क्योंकि। ठीक है, अब देखो भाई, नोट कर लिया भाई, नोटेड करिए, जल्दी से डन करिए इसे। बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए सारे। चलिए, अब देखिएगा ध्यान से, बहुत सारी ना टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। हम किसी भी टेक्स्ट को शुरू करें उससे पहले अब मेरी बात को सुनिएगा पहले, अब इसमें कुछ और बात सुनिएगा। जैसे एक शब्द आता है टैक्स अवॉइडेंस, क्या होता है? जब पूरी बात सुन लेंगे तो लिखिएगा आराम से, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? जिसे कहते हैं कर बचाव। एक शब्द आता है टैक्स इवेजन, क्या होता है? टैक्स इवेजन, कर अपवंचन किसे कहते हैं? अपवंचन। एक शब्द आता है सरचार्ज, यानी अधिभार किसे कहते हैं? अभी पूरी बात सुनिएगा। एक वर्ड आता है सेस, सेस यानी उपकर किसे कहते हैं? ठीक है, वेट करना। एक वर्ड होगा एसएससी, एसएससी यानी करदाता कौन होता है? एसएससी यानी करदाता किसे कहते हैं? अच्छा, एक वर्ड आता है टैक्स बीओएनसी, कर उत्प्लावकता किसे कहते हैं? देखो, आप देखते हो ना, छोटे छोटे शब्द पूछ लेता है, उत्प्लावकता किसे कहते हैं? एक वर्ड आता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर क्या होता है? एक शब्द आता है स्पेसिफिक टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, विशिष्ट कर क्या होता है? एक वर्ड आता है टीडीएस, क्या है? और एक वर्ड आता है आईटीआर, ये क्या है? पहले मैं आपको ये कुछ शब्द बताऊंगा, एक एक करके उनको सुनिएगा ध्यान से, उसको फिर नोट करते हुए चलिएगा। एक एक करके बात समझते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा भाई, निखिल सब कुछ होगा। देखो, पहली चीज ये समझो, टैक्स बचाना हर एक इंसान चाहता है। मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हो, आपके फादर, आपकी मदर, अगर किसी की इनकम पे टैक्स बन रहा तो हर कोई चाहेगा ना कम से कम टैक्स दे।
टैक्स बचाने के दो तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत। मतलब एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं लीगल तरीके से टैक्स को सेव करना, लीगल मेथड टू सेव टैक्स। यानी अगर आप लीगल तरीके से टैक्स बचाओगे, टैक्स को सेव करोगे, टैक्स या कर बचाने का कानूनी तरीका क्या होगा, तो उसे कहते हैं अवॉइडेंस करना। पूरी बात समझ लो। अच्छा, कानूनी तरीके का मतलब यह है, देखो कि मान लो मैंने 10 लाख रुपए कमाए। हां, अभी साथ में पहले सुन लो फिर लिखते रहना। आपने 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख रुपए कमा के आपने पूरे बताया सरकार को, छुपाया कुछ नहीं। और फिर आपने बताया मैंने इसमें LIC पॉलिसी कराई है, मैंने बैंक में PPF खाता खुलवाया है, मैंने म्यूचुअल फंड खरीदा है। कुछ चीजें ऐसी हैं देश में जिनमें अगर आप पैसे को निवेश करोगे तो उससे आपका टैक्स कम लगेगा। तो अगर आप ऐसा करोगे तो कानूनी है या गैर कानूनी है? कानूनी तरीका है, क्योंकि LIC कराना या खाता खुलवाना या म्यूचुअल फंड में रखना, सर ये तो सरकार ने बताया हमें। यानी लीगल तरीके का मतलब ये हुआ, जब हम क्या करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिडक्शन बाई इन्वेस्टमेंट। यानी निवेश पर कर छूट जो होती है वो मिल जाती है। अब मैंने आपको जैसे एग्जांपल देके बताया, क्या कैसे आप कहोगे सर, जैसे जीवन बीमा कराना, यानी लाइफ इंश्योरेंस करा लिया किसी ने, जीवन बीमा, किसी ने दुर्घटना का बीमा कराया या स्वास्थ्य का बीमा कराया, हेल्थ का इंश्योरेंस कराया किसी ने, तो उसके टैक्स के पैसे बचते हैं वहां पर। किसी ने, मैंने बताया ना आजकल टीवी पे बहुत आता है, शेयर बाजार में पढ़ाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, एग्जाम्पल है अभी ये, या बेटी का सुकन्या योजना में खाता खुलवाया। थोड़ा म्यूचुअल फंड समझा दो अन्वेष, म्यूचुअल फंड की क्लास आएगी पूरी शेयर बाजार के नाम से, तब समझाऊंगा म्यूचुअल फंड क्या होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में या फिर आपने बैंक में कोई FD करा दी, FD होती ना, बैंक में पैसा जमा कर देना, और भी बहुत सारे तरीके हैं। मतलब ये नहीं कि कौन कौन से, मतलब ये कि टैक्स बचाना है लीगल तरीके से अगर, तो उसको बोलते हैं अवॉइडेंस करना। अच्छा, जब टैक्स को बचाने के लिए इलीगल तरीका इस्तेमाल करते हैं, इलीगल मेथड टू सेव टैक्स, इलीगल मेथड टू सेव टैक्स, यानी कर बचाने का गैर कानूनी तरीका होता है। अवैध तरीका जो होगा, गैर कानूनी वे जो होगा। अब गैर कानूनी, जैसे मान लो मैंने पैसा कमाया और मैंने सरकार को बताया ही नहीं मैंने 10 लाख कमाए, मैंने सरकार को बताया मैंने 3 लाख कमाए। तो 3 लाख कमाए तो पता चल गया सरकार को, लेकिन 7 लाख मैंने छुपा लिए, इस वजह से मुझे टैक्स कम देना पड़ा। तो जो 7 लाख मैंने बताए नहीं और छुपा लिए, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी। भाई आप इनकम ही नहीं बताओगे सरकार को तो वो ब्लैक मनी होती है ना, उसी को तो ब्लैक मनी कहते हैं। इसका मतलब इनकम नॉट डिस्क्लोज्ड, आप इनकम को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, पूरी इनकम को नहीं बता रहे हो। तो जो इनकम आप नहीं बता रहे हो, आय को छुपा लिया, या ये कह सकते हो दर्शाया नहीं, यानी बताया ही नहीं, दर्शाया ही नहीं कि आपने क्या कमाया, गलत जानकारी दी। तो जितना छुपा या बचा लिया सर, उसी को तो कहते हैं ब्लैक मनी, उसी को कहते हैं काला धन, ब्लैक मनी। और उसी को कहते हैं कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको इलीगल तरीके से मानेंगे, और इसीलिए उसमें सजा भी है, जुर्माना भी है, इलीगल तरीके से बचाओगे अगर। तो लीगल तरीका और इलीगल तरीका, दो तरीके हो गए हमारे। ठीक, बात समझ में आ गई आप सभी को? नोट कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, इस दोनों बातों को नोट कर लीजिए। बेनिफिट लेने के तरीके अलग अलग होंगे।
चलिए मेरे भाई, बिल्कुल रिवाइज कैसे करें, बिल्कुल आप एक बार रिवाइज करना शुरू करेंगे जब टॉपिक पूरे कर लेंगे। अभी आराम से चलिए। अच्छा देखो, सरचार्ज क्या होता है? जब किसी भी टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा में टैक्स लगाया जाता है, जब मान लीजिए मैं आपसे कहूं किसी भी टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए, एडिशनल टैक्स या टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स पर टैक्स, जब हम कहते हैं कि हमसे अतिरिक्त कर लिया जाए, एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए, तो उसको बोलते हैं सरचार्ज। और अगर मैं कहूं सेस किसे बोलते हैं सर, तो सेस का मतलब ही यही होता है एडिशनल टैक्स। जब मुझसे कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाए यानी टैक्स पर टैक्स लिया जाए तो उसको सेस भी कहते हैं। फिर फर्क क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनना है सर, दोनों में टैक्स लिया जाता है एक्स्ट्रा, फर्क समझो ध्यान से। देखो हमारे देश में एक रूल है, बुरी बात सुनना, हमारे देश में एक रूल यह है कि अगर कोई इंसान 50 लाख के ऊपर कमाता है, हमारे भारत की बात कर रहा हूं मैं आपसे, 50 लाख रुपए के ऊपर कमाता है, तो उस इंसान को अपना टैक्स देना होता है। और जितना वो टैक्स बनेगा, मान लो किसी की इनकम है 60 लाख, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, किसी की इनकम है 60 लाख और 60 लाख कमाने वाले इनकम पर टैक्स बना, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए टैक्स में बने उसके, तो उसको 15 लाख जमा नहीं करने हैं, बल्कि उसको 15 लाख के ऊपर अभी 10% और यानी 1.5 लाख और, यानी उसको देने होंगे 16.5 लाख। मतलब ऐसा इंसान जिसकी इनकम 50 लाख के ऊपर होती है, उस इंसान को अपनी इनकम पर और ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये 50 लाख से कम वालों को नहीं देना पड़ता। एक साल की इनकम की बात हो रही है, ईयरली इनकम की बात है, तो उसे कहते हैं सरचार्ज। अच्छा, अब ये सरचार्ज का पैसा गवर्नमेंट कहीं भी लगाती है, किसी भी पर्पस के लिए खर्च करती है, लेकिन कभी कभी सरकार ये कहती है कि हम ये एक्स्ट्रा, तो अलग बात हो गई अमीर लोगों पर, जैसे अभी सरकार हमसे क्या कहती है 4% टैक्स लेंगे हम, और कृष्णा बस थोड़ा सही, तो 4% लेंगे हम हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए। अब सरकार को हमें देखो 16.5 नहीं देने हैं, ये 15 देने हैं, ये 1.5 देने हैं, 16.5 हो गए सर। अब इसके ऊपर 4% और देना है, 16 चौक 64, यानी कि लगभग 64,000 रुपए करीब करीब और बनेंगे सर। अभी वो और देने हैं, लगभग मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ ये 64,000 रुपए मेरे कहां जाएंगे? ये शिक्षा में खर्च करेगी सरकार या फिर हेल्थ में करेगी? जैसे हम लोग कोई भी सामान लेते थे पहले, उसमें 0.5% लिया जाता था स्वच्छ भारत के लिए, यानी जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया था सरकार ने, सर इसमें तो बहुत पैसा खर्च होता था हर महीने हर साल। ये पैसा कहां से आता था? हम लोग देते थे। हम कोई सामान लेते थे तो उस समय सर्विस टैक्स था 14%, लेकिन सरकार लेती थी 14.5%। ये जो आधा परसेंट जाता था हमारा, यही 50 पैसे 100 रुपए में एक्स्ट्रा जाते थे, ये हर महीने के बनते थे 100 करोड़ रुपए। ये हमारे 50 पैसे एक्स्ट्रा जाते 100 रुपए में, ये महीने के 100 करोड़ बनते थे, साल के 1200 करोड़ बनते थे। और इसी 1200 करोड़ रुपए को सरकार हर साल खर्च करती थी। तो कहने का मतलब ये हुआ, एक्स्ट्रा टैक्स लेती है सरकार, लेकिन जब हमें कोई उद्देश्य बताएगी तो सेस कहेंगे। जब हमें बताएंगे क्यों लिया जा रहा है, किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए लिया जा रहा है, किसी उद्देश्य के लिए, तो उसमें उद्देश्य बता होगा आपको कि क्यों लिया गया है। एक उद्देश्य बताया जाएगा कि स्वच्छता के लिए लिया है, शिक्षा के लिए लिया है, एजुकेशन हेल्थ के लिए लिया। लेकिन जब आपको बिना बताए लिया जाएगा कि हम क्यों ले रहे हैं, बस हम आपसे टैक्स लेंगे, अगर आपको कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया जाएगा तो वो कहीं भी खर्च हो सकता है। भाई जब बताया नहीं तो वो कहीं भी हो सकता है बिना उद्देश्य के, तो उसे कहते हैं हम सरचार्ज। तो दोनों में एक मामूली सा अंतर है, बस ये पैसा कहीं भी लगाएगी सरकार, ये पैसा स्पेसिफिक वहीं जहां बताया उसने। अब मुझे बताओ कि एक एक बात समझ में आ रही है या नहीं। देखो मेरा हमेशा एक ही मानना और एक ही बात कहनी है आपसे कि अगर आप लोग पढ़ते रहे जीवन भर तो समाप्त तो होगी नहीं पढ़ाई। फिर आप अभी यहां इंस्टीट्यूट पढ़ोगे, फिर कहीं और पढ़ोगे, अभी यहां तैयारी करोगे, फिर कहीं और करोगे, और सिलेक्शन के इस चक्र में घूमते रहोगे।
अपनी तरफ से देखो, मैं 100% की तो गारंटी नहीं देता, क्योंकि आप जानते हैं इससे भी अच्छा हो सकता है मामला, तो लेकिन हाँ, एग्जाम एनालिसिस करते रहो, एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते रहो अगर, तो ये जिम्मेदारी मैं जरूर लेता हूं कि मोस्टली क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, लैंग्वेज को पकड़ने में आसानी होगी, और सिलेक्शन के लिए जो जरूरी मार्क्स है वो आप ले पाओगे। सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, बस ये हमारी गारंटी है आपको कि आपके सिलेक्शन में एक बड़ा रोल होगा। इनकम पर टैक्स कितना देना होगा वो मैं आपको बताऊंगा कल, जब अगली लेक्चर में, यानी इनकम पर क्या होगा, जीएसटी पर क्या होगा, या कॉर्पोरेट कितना होगा, सब बताऊंगा। आज इतना लिख लो, पहले डन करो जल्दी से। एक बात और बताऊंगा, इसको डन कर लो पहले। चलिए मेरे भाई, व्हाट इज द वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चन। देखिए, ये तो देखो चेंज होता रहता है, कोई एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता भाई, नंबर बदलता है अभिजीत। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर जितने भी होंगे, अगर वो एक नंबर भी होगा ना और आपको सेलेक्ट करा गया, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। उतनी भी आसान नहीं है जितनी सोची थी। अगर इतनी आसान होती अंश, तो फिर पढ़ने ही क्यों आते हैं हम, है ना। मेरी भी जरूरत क्या पड़ती। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहां पर एक वर्ड आता है एसएससी। ध्यान से सुनना, एक आखिरी बात है आज के लिए, आखिरी पेज लिखना है साथ में 5 मिनट में। देखो, हर इंसान जो है क्या वो टैक्स देता है? इनकम टैक्स क्या हर कोई इंसान देता है? अब मुझे बताओ। तो आप कहोगे सर, हर एक इंसान जो है वो इनकम टैक्स नहीं देता है, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा है हमारे भारत में, उसकी इनकम पर टैक्स लगता है। वह आय व्यक्ति जिसकी आय, यानी जिसकी इनकम इतनी है, कर योग्य होती है, यानी टैक्स के लायबल होती है। यानी जो इतनी कमाता है, जिसकी इनकम पे टैक्स बने, भाई रूल है ना 5 लाख से ऊपर तो कमाए कम से कम। तो आप कहोगे ए पर्सन हु लाइबल टू पे टैक्स, वो इंसान जिसकी इनकम पे टैक्स देने की बात, तो वो इंसान कहलाता है एसएससी। अच्छा, टैक्स बीओएनसी क्या है? देखो, अगर मैं कहूं हमारे देश में कारोबार बढ़ जाए, इनडायरेक्ट तो सबको देना है, हर एक सामान की बात, यहां डायरेक्ट की यानी इनकम टैक्स की हो रही है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं आपसे, सोचो जरा कि अगर देश में कारोबार बढ़ जाए तो सरकार को भी ज्यादा टैक्स मिलेगा या नहीं? अगर देश में उत्पादन बढ़ जाए, बिजनेस बढ़ जाए, देश में जीडीपी बढ़ जाए, तो सरकार को भी ज्यादा मिलेगा। मैं ये कहूं कि देश में जो जीडीपी बढ़े, उससे ज्यादा हमारे देश में जो सरकार को टैक्स मिल रहा है वो बढ़ जाए। सरकार को जो कर प्राप्त हो रहा है, कर जो मिल रहा है, राजस्व मिल रहा है, जो
सरकार को कर में इतनी वृद्धि हो जो कि ज्यादा हो इंक्रीज इन जीडीपी से, इसका मतलब देश में ज्यादा टैक्स आना शुरू हो गया है। देश की जीडीपी बढ़ी तो इनकम भी बढ़ेगी। तो जितनी वृद्धि जीडीपी में हो उससे ज्यादा टैक्स में वृद्धि हो जाए। जीडीपी समझते हैं ना, आगे बताऊंगा। जीडीपी का मतलब है देश की आय कितनी होगी। तो भाई सीधी सी बात है, जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर टैक्स बढ़ गया तो कहेंगे उछाल चल रहा है देश में। कोई भाई नहीं, कोई बात नहीं भाई। देखो एक बात याद रखना, जब हम कभी भी अपनी इनकम होती है सर, उस इनकम को हम क्या करते हैं मुझे बताओ, कि हम इनकम की जानकारी सरकार को देते हैं। जब हम सरकार को अपनी इनकम की जानकारी देते हैं सर, उसके लिए जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना सीए के थ्रू, उसको आईटीआर भरना कहते हैं। जो मेरी इनकम पर हर महीने टैक्स काटती है कंपनी और सरकार को जमा करती है सर, उसको टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्ट एंड एट सोर्स कहते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हम पर साल भर का टैक्स ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके सर कंपनी क्या करती है, मैं दोबारा बताता हूं शिवम, नहीं समझ आएगा मेरी जिम्मेदारी। तो आपने कहा कि हर महीने ही काट लेती है कंपनी थोड़ा थोड़ा टैक्स, उसको टीडीएस काटना कहते हैं। अभी इतना बस समझ लेना। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि मान लो, देखो हमारे देश में दो तरीके का टैक्स लगता है। जैसे बहुत ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, मैं ये कहूं कि कोई चीज 100 रुपए की है, ध्यान से समझो 100 रुपए की है, और मैंने ये कहा उस पर टैक्स लगेगा 5 रुपए, या मैंने कहा उस पर टैक्स लगेगा 5%। ध्यान से सुनना बात। अगर मैं ये कहता हूं कि 5 रुपए टैक्स लगेगा 1 लीटर पर, मान लो 1 लीटर तेल है, पेट्रोल है 100 रुपए का 1 लीटर, और मैंने कहा 1 लीटर पे 5 रुपए टैक्स बनेगा, 100 रुपए का तेल है 5 रुपए का टैक्स बनेगा। अगर ये 1 लीटर 110 का हो जाएगा तो आप कहोगे सर तब भी 5 रुपए का ही टैक्स बनेगा, क्योंकि रूल कहता है कि 5 रुपए 1 लीटर पर टैक्स है। वो लीटर 100 रुपए का है, 110 का, 120 का है, 200 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है 5%, कि 100 रुपए पे 1 लीटर तेल पे 5% है। अगर 100 रुपए 1 लीटर के हैं तो 5% मतलब 5 रुपए टैक्स होगा। अगर वो 110 रुपए का हो जाए 1 लीटर तो उसका 5% लगेगा, तो कितना बनेगा सर? वो 5.5 रुपए बनेगा। बोलो हाँ, फर्क समझो। एक लगता है परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज होती है जो उसके हिसाब से, जब अमाउंट बढ़ेगा तो परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा बनेगा, घटेगा तो घट जाएगा। एक बनता है अमाउंट के हिसाब से, कि चाहे कितने भी रुपए लीटर तेल हो, आपका जो टैक्स बनेगा वो 5 रुपए ही बनेगा 1 लीटर का। दो बातें समझ में आई? दो बातें समझ में आई या नहीं बताओ मुझे? एक है परसेंटेज के हिसाब से, एक है अमाउंट के हिसाब से। अमाउंट वाले में अमाउंट सेम रहेगा, और जिसमें परसेंटेज, इसमें परसेंटेज सेम रहेगा लेकिन अमाउंट बदल जाएगा। इसे कहते हैं स्पेसिफिक। किसे? जिसमें टैक्स की धनराशि दी गई होती है कि टैक्स कितना लगेगा, जिसमें टैक्स की अमाउंट दिया जाता है, जैसे 5 रुपए हर उस पे लगेगा। और इसमें क्या होता है, टैक्स का परसेंटेज दिया जाता है। इसमें टैक्स की प्रतिशत दी जाती है, वह इतने प्रतिशत लगेगा। तो जिसमें प्रतिशत के हिसाब से लगता है टैक्स ऑन परसेंटेज बेसिस, कि भाई इतना परसेंट टैक्स लगेगा, और इसमें लगता है टैक्स ऑन अमाउंट बेसिस, कि भाई इतना आपका अमाउंट होगा टैक्स का, इतने रुपए टैक्स लगेगा। भाई दोनों बातें हैं देश में हमारे, दोनों प्रकार से टैक्स लगता है। जब परसेंटेज में लगता है तो उसे वैल्यू एडेड कहते हैं, क्योंकि सर वैल्यू ऐड होगी तो टैक्स भी ऐड हो जाएगा। परसेंटेज वाला जिसमें अमाउंट होता है उसको स्पेसिफिक कहते हैं। पेट्रोल वगैरह में ऐसा चलता है। अब मैं ये कह रहा हूं, शिवम का एक सवाल था, भाई देखो मैंने कहा देश की 10% जीडीपी बढ़ी, 10% जीडीपी बढ़ी, तो देश में सरकार का टैक्स भी 10% ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। बताओ इसमें कोई अच्छी बात हुई क्या? सर ये तो नॉर्मल बात हुई। सर ये तो नॉर्मल बात है कि 10% अगर इनकम बढ़ेगी तो 10% टैक्स भी बढ़ेगा। अच्छी बात कब होगी? सर जीडीपी बढ़ी 10% से, लेकिन इनकम बढ़ गई, टैक्स बढ़ गया 15% से। तो मैं कहूंगा सर टैक्स उछाल आ रहा है, यानी देश में ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स जमा कर रहे हैं। इसका मतलब इसी वजह से ऐसा है
कि हमारे देश में टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। तो अगर 10% जीडीपी बढ़ने पे 10% ही टैक्स बढ़े तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फायदा तब होगा, इसे बोलेंगे टैक्स ब्यूएंसी, जितनी जीडीपी बढ़े उससे ज्यादा इनकम टैक्स बढ़ जाए हमारा। ठीक है, अच्छा अब आगे समझ में अंश। अब बताया ना मैंने, अब आपको दोबारा बताया मैंने, तो फिर दोबारा बताया भाई अभिषेक मैंने, अंश, आशीष, शिवम, निर्दिवित। अगर कोई डाउट है अगली क्लास में फिर पूछना मुझसे, परेशान मत होना, अगले लेक्चर में फिर मुझसे पूछना कि क्या होगा सर। एक लास्ट बात बताकर जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है सर। एक होता है लाफर कर्व। देखो टैक्स की रेट जो होती है उसके हिसाब से, भाई टैक्स की परसेंटेज के हिसाब से ही तो टैक्स मिलेगा ना, टैक्स की परसेंटेज के हिसाब से टैक्स मिलेगा। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना सर, टैक्स की परसेंटेज के हिसाब से टैक्स मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपसे कि ज्यादा टैक्स रेट होगा तो ज्यादा मिलेगा या कम रेट होने पे कम मिलेगा, ध्यान से सुनना, आखिरी लाइन है ये, लाफर कर्व कहते हैं इसे, लाफर कर्व कहते हैं इसे, लाफर वक्र कहते हैं इसे हिंदी में। देखो एक बात ध्यान से समझो, जब सरकार टैक्स का रेट बढ़ाएगी तो सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। भाई 5% लगाएगी तो जितना मिलेगा 10 पे उससे ज्यादा मिलेगा, अगर 20 कर दे तो उससे भी ज्यादा मिलेगा, 30 कर दे और ज्यादा मिलेगा, अगर 40 कर दे तो क्या कहोगे आप, 50 कर दे, 60 कर दे तो क्या कहोगे। सोचो, आप ये कहोगे सर अगर 5 को 10 कर दे, 10 को 20 कर दे या 20 को 30 कर दे, सरकार को टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। 5 को 10 कर दे या 10 को 20 कर दे, 20 को 30 कर दे और ज्यादा मिलेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा कर दे, 40, 50, 60 कर दे तो लोग जमा करना ही बंद कर देंगे। बात समझ रहे हो भाई, सरकार रेट बढ़ाए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहोगे कि सर बहुत ज्यादा रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोग टैक्स देना ही बंद कर देंगे। तो इसी के बीच के संबंध को किसने बताया, हमें लाफर ने बताया कि टैक्स की दर और टैक्स से जो इनकम होती है उसमें कैसा संबंध होगा। उन्होंने ये बताया कि जब टैक्स बढ़ेगा तो शुरू में तो आय बढ़ेगी, पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दोगे तो लोग टैक्स देना ही बंद कर देंगे, तो गिर जाएगी। इसीलिए कहा गया है सरकार ध्यान से टैक्स लगाती है इतना जिससे इनकम तो ज्यादा हो लेकिन लोग टैक्स देना बंद ना कर दें। हमारे देश में पता है कितना टैक्स लगा, मैं आपको आज बताता हूं। हमारे देश में एक सरकार आई जिसने इतना टैक्स लगाया। सोचो जरा, इतना टैक्स हो सकता है क्या पॉसिबल? आप कहोगे सर ये तो नहीं, तो मैं कहूंगा फिर आपसे, हमारे देश में एक सरकार आई उसने इतना भी लगाया। ये वो समय था जब हमारे देश में इतना टैक्स लगता था एक लिमिट पर, यानी बहुत अमीर लोग होते थे जो, उन पर इतना लगता था, तो उन लोगों ने क्या करा। ये वो दौर था 1970 1980 का दौर था जब, और इस दौर में क्या हुआ, हमारे देश में लोगों ने ब्लैक मनी करनी शुरू कर दी। ब्लैक मनी करनी शुरू कर दी। ये वही ब्लैक मनी थी जो आज तक चल रही थी, थोड़ी थोड़ी करके निकलती थी ये बाहर, क्योंकि भाई लोग जिसके पास वो इस्तेमाल करता था लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। और यही वो ब्लैक मनी थी उस दौर की जो बाद में स्विस बैंक में जाकर जमा हो गई। क्योंकि इतना टैक्स तो कोई नहीं देगा, इतना तो कोई नहीं देगा सर, इतना टैक्स कोई नहीं भरेगा। ये टैक्स ये हमारे देश में था, ये इंदिरा गांधी ने लगाया था इतना, और ये मोरारजी देसाई ने लगाया। इसी वजह से कहते हैं ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। जो टीडीएस और आईटीआर है वो कल बताऊंगा, फिर से डाउट आपके क्लियर कल कर दूंगा। फिर आज के लिए इतना ही है भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।